बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, सेक्रेटरी खारजा सारिस काज़ी साहब ने अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि शाहिद लतीफ़ के कत्ल में भारतीय एजेंट मुलविस निकले। कत्ल करने के लिए मकामी लोगों को हायर किया गया था, जबकि मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि एक शख्स ने 15 साल जो है सूबे में हुकूमत की है, लेकिन गिनवाने के लिए 15 मनसूबे भी नहीं है। नवाज शरीफ साहब के 1500 मनसूबे गिनवा सकती हूँ। जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का इंतखाबी निशान न देने का तफसीली फैसला जारी कर दिया है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी नजर। डॉक्टर साहब, एक जानिब जो है इलेक्शन कैंपेन जारी है और शाहिद खाकान अब्बासी साहब कहते हैं कि ये जो इलेक्शन है ये बेमकसद हो गया है, 3 बड़ी जमातें नाकाम हो चुकी हैं। क्या कहेंगे उनकी स्टेटमेंट में? अब जाहिर है कोई एक अपनी जमात शायद उनका बनाने का इरादा है इलेक्शंस के बाद, तो उसके बाद जो बात करें, जो इलेक्शंस 12-13 दिन के बाद हो रहे हैं और जिन पे मैं कोई तबसरा किसी किस्म का करने के मूड में नहीं हूँ, क्योंकि बात हुई कि मईशत और सिक्योरिटी और इस्तेकाम और रिफॉर्म्स और इत्तेसाब और मुल्क ने आगे कैसे जाना है, उसका कोई फ्रेमवर्क मेरे सामने इन इलेक्शंस के नतीजे में नहीं आ रहा। सवाल इसके कि एक वक्त का ज़िया है, पैसे का ज़िया है और ये एक इंतशार की तरफ जा सकते हैं इंतखाबात। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला खैरियत से लेकर आए, लेकिन ये इशूज़ नहीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आज सेक्रेटरी खारजा ने कही है और उस पर मैं ज़रा आगे आने वाले दिनों में ज़रा तफसीलन इसके ऊपर बात करूँगा। और ये बात हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि दूसरे मुल्कों में, कनाडा में और अमेरिका में क्या होता है इस हवाले से। लेकिन आज ज़रा जहन उस तरफ जाने का है नहीं कि मैं उस तरफ आज अपना जहन जो है उस तरफ लेके जाऊँ। ये जो जहन है ना इंसान का, जिसको हम दिमाग कहते हैं, दिमाग तो एक और चीज़ है बिल्कुल, जहन एक और चीज़ है। जहन वो है जिससे इंसान सोचता है और दिमाग वो है जो कि जिसका कोई ताल्लुक जहानत से नहीं है। अगर हम दिमाग को जहन से मिलाने लगें तो उसका मतलब तो ये हुआ कि बहुत बड़ा दिमाग आपको बहुत से जानवरों का उनकी जिसामत के लिहाज से बहुत बड़ा दिमाग मिलेगा, लेकिन उनकी जहानत उतनी नहीं होगी जितना बड़ा उनका दिमाग होगा। तो जहन जो है वो कुछ और है। अच्छा, अब इसमें मैंने कहा ना कि आज ज़रा बिल्कुल एक मुख्तलिफ सी बात करते हैं। सही। और उसमें बात यह है कि उसमें अब सवाल ये है कि जो जहन है वो क्या है। दिमाग का तो हमें अंदाज़ा हो जाता है, लेकिन जहन दिमाग नहीं है। और जो जहन है वो ज़ाहिर है जहानत, और जहानत एक ऐसी शय है जो कि इंसान के पास, या इंसान से अगर आप कमतर जो स्पीशीज़ हैं उनकी तरफ चले जाएं, डॉल्फिन के जाएं, चिंपैंजी के पास जाएं, तो फिर आपको फ़र्क महसूस होता है कि इंसान की जहानत। लेकिन जहानत है क्या? सवाल ये ना कि ये हम कैसे तय करेंगे कि ये आदमी ज़हीन है कि नहीं है। मतलब एक आदमी हो सकता है कि वो हिसाब उसका ख़राब हो, एक आदमी हो सकता है उसका जो है वो अलजबरा ठीक ना हो सकता है उसकी ज्योग्राफी अच्छी ना हो सकता है उसकी इंग्लिश अच्छी ना हो। तो इसका मतलब ये होगा कि वो ज़हीन नहीं है। तो ये बड़ा मुश्किल है कि हम कोई ऐसा तसव्वुर लेकर आएँ अपनी ज़िंदगियों में जहाँ हमें पता चले दुनिया में कि ज़हानत क्या चीज़ है, जो ज़हीन आदमी क्या होता है। तो इसके ऊपर बरसा बरस से बड़ी बहस हो रही है। और गार्डनर जो हैं, वो हॉवर्ड गार्डनर, वो ऑक्सफोर्ड के कुछ अर्सा पहले उन्होंने ये कहा कि 9 किस्म की जहानतें होती हैं। वो लोग जो ज़हीन होते हैं वो 9 तरह से ज़हीन हो सकते हैं। यानी ज़रूरी नहीं कि उनका अलजबरा अच्छा हो, ज़रूरी नहीं उनका हिसाब अच्छा हो, उनकी इंग्लिश अच्छी हो, उनका मैथमेटिक्स अच्छा हो, उनकी साइंस अच्छी हो। वो 9 ऐसे रस्ते हैं जहाँ पे ज़हीन हो सकते हैं। अच्छा, उन्होंने अभी 9 कौन कौन से बनाए? एक तो उन्होंने बनाया कि एक का नाम उन्होंने रखा है स्पेटियल, ठीक है, SPATIAL, स्पेटियल इंटेलिजेंस। अच्छा, स्पेटियल इंटेलिजेंस जो है वो है कि जिसमें एक शख्स सोच सकता है अपने इर्द गिर्द के हवालों से, मतलब क्यों कहते हैं ना, ज़मान व मकान के हवाले से उस पर अबूर हासिल होता है। वो ब्लॉक्स बच्चे होते हैं, ब्लॉक्स छोटे छोटे, ठीक है। उसके बाद वो इस तरह के पजल्स ब्लॉक्स हो गए। तो ये जो लोग हैं ये फिर आर्किटेक्ट्स बनते हैं, ये पेंटर्स बनते हैं, ये पायलट्स बनते हैं। इनको जो आसपास जो कुछ हो रहा है ना उसके हवाले से इनके अंदर इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा होती है। फिर उसने एक दूसरी इंटेलिजेंस बताई। उसने एक तो ये बताई, लेकिन ये बरस के बाद जो है ये इसकी क्लासिफिकेशन निकली। अच्छा, ये जो है ये
चूँकि इनका मतलब ये डांसर्स भी बनते हैं, क्योंकि मैंने कहा ना ये डांसर्स इसलिए होते हैं क्योंकि इनको 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 अंदाज़ा होता है कि आसपास कैसे मूव कैसे करना है, चीज़ें कैसे रखनी है। ये एथलीट्स बड़े अच्छे बनते हैं, ये जो हैं ये फिज़िकल थेरेपिस्ट अच्छे होते हैं, और ये एक्टर्स भी अच्छे होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये अपने आसपास के माहौल के लिहाज से इनके अंदर ये ज़हानत पाई जाती है। अच्छा, फिर उसके बाद एक ज़हानत ऐसी है जिसको जिसका नाम उन्होंने रखा, और वो बड़ा अजीब सा रखा, वो रखा म्यूज़िकल इंटेलिजेंस भी होती है। म्यूज़िकल इंटेलिजेंस जो है वो ये है कि जिसमें ये मेलोडी, ये आवाज़, ये साज, ये सुर, ये इनके ऊपर कितना अबूर, जहन जो है वो इसमें कितना तेज़ होता है। म्यूज़िकल इंटेलिजेंस भी एक चीज़ है, ठीक है। और ये म्यूज़िक टीचर्स होते हैं, ये गाने लिखते हैं, ये सिंगर्स होते हैं। ये बड़ा ऑक्सफोर्ड की बड़ी ज़बरदस्त एक रिसर्च है, और ये मैं आपको बिल्कुल लेटेस्ट बात बता रहा हूँ, जो ताज़ा तरीन बात है। ये शायर बन जाते हैं, इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि लॉयर्स बन जाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि और काम बहुत सारे। अच्छा, फिर उसके बाद एक जो है वो लॉजिकल इंटेलिजेंस है, लॉजिक, मंतक। अच्छा, मंतक और मैथमेटिक्स को फिर आपस में जोड़ के, यानी वो दलाइल के साथ बात करते हैं। वो मतलब है कि वो आदादो शुमार, दलाइल, डाटा उनके जहन में होता है। उनके जहन में बहुत सारी ऐसी बातें आती हैं कि जो मतलब वो उसमें वो बहुत ज़्यादा होते हैं। वो कंप्यूटर प्रोग्रामर्स बनते हैं, वो मैथमेटिशियंस बनते हैं, वो इकोनॉमिस्ट बनते हैं, अकाउंटेंट्स बनते हैं वो, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद जो है वो पब्लिसिस्ट बनते हैं, ठीक है। वो निगोशिएट बड़ा अच्छा कर सकते हैं क्योंकि दलाइल, लॉजिक। अच्छा, फिर उसके बाद एक इसमें जो है वो आपको नज़र आएगी, इसमें इंट्रा पर्सनल जो है वो ये है कि खुद अपने ऊपर कितना अबूर हासिल होता है, यानी अपने इमोशंस के ऊपर कितनी जहानत होती है कि वो खुद के ऊपर अपने ऊपर काबू पाएं, अपनी शख्सियत को वो अपने ऊपर नज़र रखते हैं, ठीक है ना, और ख़ुद मूव करते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं साइकोलॉजिस्ट, माहिर नफ्सियात होते हैं, वो कंपनीज कायम करते हैं, बड़े कारोबारी शख्सियात होते हैं, क्योंकि वो अपना एनालिसिस, अपने ऊपर एनालिसिस करते हैं, अपने बारे में गौर करते हैं, अपने ऊपर उनकी इंटेलिजेंस होती है, ठीक है। तो इंट्रापर्सनल, ये थेरेपिस्ट भी होते हैं, ये और भी बहुत सारे पेशों में जाते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद जो है ये तो ये मुख्तलिफ इक़साम हैं जो कि, और उसके बाद फिर इंट्रा पर्सनल है। इंट्रा पर्सनल एक और चीज़ है, वो ये कि एक दूसरे के साथ किस तरह से दूसरे शख्स को कैसे समझना है, कैसे बात करनी है, क्या। तो इंटेलिजेंस की उसमें ये तो काउंसलर्स होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं कामयाब, ये टीचर्स होते हैं। तो ये ज़हानत की किस्में हैं। ये यानी इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि एक शख्स जो है उसको इंग्लिश अच्छी आती हो या उसको हिसाब अच्छा आता हो। ये मुख्तलिफ़ किस्म के हवालों से लोग ज़हीन होते हैं। ये 9 किस्में हैं। इन 9 किस्मों में वो नंबर्स दिए हुए हैं 1 से 5 तक। 5 तक पहुंच गए तो सबसे ज़्यादा ज़हीन हो गए, उस फील्ड में, उस जगह पे ज़हीन हो गए। ये इस तरह से ज़हानत की तारीफ़ की हुई है। अच्छा, अब उसमें सवाल ये कि ज़हानत को नापें कैसे? भी कैसे नापें कि ये जो ज़हीन आदमी, ये आदमी ज़हीन है या ये कुंज़न है, इसका दिमाग जो है ये ज़रा पीछे रह गया है, कैसे हुआ है, क्या हुआ है। तो उसका ये हुआ कि चार्ल्स स्पीरमैन थे फ्रांस में, उन्होंने गुज़री सदी के शुरू में उन्होंने वो स्कूल के बच्चों से सवाल पूछना शुरू कर दिया कि भाई बच्चों बताओ कि ये हिसाब का सवाल है, अच्छा ये बताओ ये जोग्राफिया का सवाल है, अच्छा ये बताओ ये इसका सवाल है। अच्छा, उनका ख्याल ये था कि अगर एक बच्चा जो है जो स्कूल में आ रहा है वो अगर अंग्रेज़ी में अच्छा है तो वो जोग्राफिया में ख़राब होगा, जोग्राफिया में अच्छा है तो वो हो सकता है कि वो साइंस में अच्छा। लेकिन जो रिज़ल्ट आना शुरू हुए चार्ल्स स्पीरमैन के पास, वो रिजल्ट्स बड़े अजीब से थे। वो ये था कि जो बच्चा अलजबरा में अच्छा है वो साइंस में भी अच्छा है, वो उर्दू तो नहीं, वो इंग्लिश में भी अच्छा है, वो फ्रेंच में भी अच्छा है, वो बाकी ज़बानों में भी अच्छा है, वो बाकी। तो वहाँ से एक नई बात शुरू हो गई कि यार एक मिनट ठहरो, ये कुछ बच्चे दूसरे बच्चों से ज़्यादा तेज़ हैं। वो फिर आगे स्टैनफोर्ड में चली गई। वो पूरा जो रिसर्च पेपर था
जो कि स्पीयरमैन का और बेनिन का, और वो सारा वो चला गया फिर आगे स्टैनफोर्ड में, और वहाँ से वो चीज़ हमारे सामने आई जिसको हम इंटेलिजेंस क्वोशेंट कहते हैं, जिसको आम अल्फाज में आईक्यू कहा जाता है सही। कि इसका आईक्यू क्या है। अच्छा, अब आईक्यू क्या है? आईक्यू ये है कि एक है मेरी जिस्मानी उम्र और एक है मेरी जहनी उम्र। जहनी उम्र को तकसीम कर दें जिस्मानी उम्र से और ज़रब दे दें 100 से, तो आईक्यू आ जाएगा। सादा अल्फाज में मतलब ये है कि अगर किसी की कोई 16 साल का बच्चा है, लेकिन उसका जो ये उसकी जो है वो एक्चुअल एज है, एक्चुअल एज उसकी 16 साल है, लेकिन उसकी जो मेंटल एज है वो 20 साल है, तो उसका आईक्यू ज्यादा होगा। सही। और अगर 16 साल उसकी उम्र है लेकिन उसकी जो मेंटल एज है वो 10 साल के बच्चे के बराबर है, तो ये जो है ये उसका आईक्यू कम होगा। सादा सी बात है। जी। अच्छा, तो अब यहां पर ये इसको इधर ही रोकें, ये मैं अभी बताता हूं बात आपको, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर जहनी उम्र और जिस्मानी उम्र बराबर हों, यानी एक 16 साल का बच्चा है, उम्र भी 16 साल है, जहन भी 16 साल का है, तो उसका जो आईक्यू है वो 100 होगा। सही। 100। और अगर उसकी जिस्मानी उम्र 16 साल है और उसकी जहनी उम्र जो है वो 12 साल है, तो उसका आईक्यू पीछे हो जाएगा। और अगर उसकी 16 साल जिस्मानी उम्र है लेकिन जहनी उम्र उसकी जो है वो 18-20 साल है, तो उसका आगे। तो जो मेजॉरिटी है दुनिया में, यानी कि 68%, ये जो अभी हमने ग्राफ दिखाया था, ये दुनिया में जो बल्ज है, ये जो ग्राफ है, 68% आबादी 100 के आसपास है, यानी या तो 100 से 115 तक है या 85 तक है, बस। अब इसको यहां रोकें, यहां इसको ऐसे रोक के रखें, ठीक है। तो 70 से नीचे चला गया तो बिल्कुल ही ज़हनी तौर पे वो शख्स जो है वो फारिग हो गया। और अगर 100 से ऊपर जाना शुरू हो गया, 115 ज़हीन, 113 बहुत ज़हीन, 130 कमाल हो गया, मतलब जहानत बढ़ती जा रही है। सही। इस तरह से हम जहानत को जो है वो नापते हैं, ठीक है। इसको आईक्यू टेस्ट कहा जाता है। आइंस्टाइन उसका जो आईक्यू वो 160, आइंस्टाइन का आईक्यू 160, जो कि आइंस्टाइन, ठीक है। लेकिन ये जो चैट जीपीटी मशीन आई है अभी, जो हमें बता रही है, इसका आईक्यू 155 है। तो सवाल ये है कि ये मैं बता रहा हूं चैट जीपीटी 3.5 जो आ गई है अभी, तो इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में चैट जीपीटी 4 या 5 या 6 या 7 या जो भी हैं, तो वो इंसानों से ज़्यादा ज़हीन होने जा रही हैं मशीनें, ठीक है। अब इस बात को यहाँ रोकते हैं, सही। एक लम्हे के लिए इसको यहाँ रोकते हैं और आगे चलते हैं। 1997 का साल जो है वो बड़ा एक अहम साल था। इंसान दो चीज़ों में बड़ी दिलचस्पी लेता रहा है जब से तारीख़ इंसान आया है ना दुनिया में। जो भी इंसान की तारीख़ है, जितने हज़ार सालों से आप ले लें या लाखों सालों से ले लें, और वो उसकी दो तरफ उसका दिमाग लगा रहा है। और दिमाग लगा रहा है उसका, एक तो ये कि जहानत, मेरा किसी तरह से जहन बढ़े, मैं जहीन हो जाऊँ। कोई बादाम खा रहा है, कोई मुरब्बे खा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। और दूसरा यह है कि ज़िंदगी बढ़ जाए किसी तरह। ज़िंदगी, दो ही चीज़ें हैं ना, ज़िंदगी ज़्यादा होनी चाहिए और ज़हानत बढ़नी चाहिए। ये बात मैं आज इसलिए कर रहा हूँ कि चंद रोज़ पहले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ख़त्म हुआ है डिवॉस में, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में मईशत डिस्कस होती थी, मुल्कों के मसले डिस्कस होते थे। लेकिन इस बार ऐसा लगा कि डेवॉस के अंदर पूरा का पूरा जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम था वो नज़र हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नज़र हो गया। और ये मैं 25वीं स्लाइड अगर दिखाऊं तो वो मेरी बात को कंप्लीट, फॉर्च्यून जो है वो मेरे पूरे जुमले को उसने उसी तरह से, मैंने आप समझ लें कि उनका जुमला पढ़ा है। ये 25वीं स्लाइड, ठीक है, कि डेवोस लुक्स लाइक एआई कॉन्फ्रेंस। अच्छा, अब एआई कॉन्फ्रेंस क्या चीज़ है भाई? एआई कॉन्फ्रेंस जो है, इसी तरह वाशिंगटन पोस्ट ने, अच्छा उसमें बाद में जाता हूँ मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि 1997 में चले जाते हैं ज़रा,
हमें ज़हानत पता होगी तो हमें पता हो कि इस वक्त हम किस दौर से गुजर रहे हैं या हो क्या रहा है इस वक्त। ठीक है, 1997 में ये हुआ कि IBM जो है, IBM एक बड़ा अदारा है, हर एक को पता है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो IBM ने 1997 में उन्होंने एक उनका जो है वो आप समझ लें कि एक उन्होंने अपना एक कंप्यूटर को उन्होंने बिठा दिया एक शतरंज खेलने वाले शख्स के सामने, जो कि मास्टर था, ग्रैंड मास्टर। ठीक है, और जो कंप्यूटर था वो था डीप ब्लू, और जो बंदा था सामने वो था कैस्परोफ। तो कैस्परोफ के साथ मशीन को बिठा 1997 इसका कोई ताल्लुक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से नहीं है अब जो मैं बात करने जा रहा हूँ। लेकिन ये हुआ कि मैच हुआ, और मैच में वो जो कंप्यूटर था उसने इस बंदे को हरा दिया, 1997 में हरा दिया। डाटा वेटा भरा हुआ था, वो चालें उतनी समझ नहीं सका, कंप्यूटर बैठा हुआ है, ये बंदा कंप्यूटर से खेल रहा है शतरंज। ठीक है, शतरंज खेल रहा है। शतरंज दुनिया का एक मुश्किल खेल है, इतना मुश्किल खेल है कि उसकी 3 चालें चलने के बाद 121 मिलियन चालें सामने होती हैं आपके। 121 मिलियन चालें आप चल सकते हैं पहली 3 चालें चलने के बाद। इतने ऑप्शंस होते हैं शतरंज में। ये बोर्ड गेम्स जो हैं ये बड़े आप समझ लें कि इनकी एक पूरी तारीख है। ये कोई गुल्ली डंडा या कोई इस तरह के खेल नहीं है। जितने बोर्ड गेम्स हैं, कुछ तो है ना बोर्ड गेम्स जो कि जिनको आप कह सकते हैं कि वो लक के ऊपर डिपेंड करते हैं। लूडो हो गया, कैरम के अंदर आपने थोड़ी सी महारत हासिल कर ली तो चल गया। लेकिन जो दूसरे बोर्ड गेम्स हैं जो एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रेटजी के ऊपर जिनका काम होता है, जो शतरंज है यानी जिसमें, या और गेम्स हैं, बाकी मैं उस तरफ आ रहा हूँ, तो उसमें जो है वो प्रॉपर आपका दिमाग, आपका जो जहन है वो आगे चलता है। स्ट्रेटजी जो एक गेम है जो कि नेपोलियन वॉर्स के ऊपर बना हुआ है, बोर्ड गेम है। एनीवे, अब आप आ जाएं 1997 को छोड़ के आ जाएं 2010 में, अभी 12-14 साल पहले। 2010 में ये हुआ कि 3 लोग थे, ठीक है, और 3 लोग थे, उनमें से एक मुस्तफ़ा सुलेमान, ऑक्सफोर्ड से ड्रॉप आउट, लेकिन बड़े ज़बरदस्त, डच कंपनी में कुछ अरसे रहे, कुछ अरसे और काम किया। एक शैनी लेग और एक डेमिस हजाबिज। अच्छा, इन्होंने जनाब क्या किया कि इन्होंने मिलके एक कंपनी फॉर्म की और उस कंपनी का नाम था डीप माइंड। और इन्होंने वहाँ पर कंप्यूटर्स को सिखाना शुरू कर दिया, यानी कि कंप्यूटर किसी तरह से आगे चलें। यानी कंप्यूटर को देखते हैं कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब इंटेलिजेंस तो हमने समझ ली ना, 9 किस्म की इंटेलिजेंस होती है। अब उन्होंने कहा ज़रा मशीन को देखते हैं कि मशीन क्या करती है। तो उन्होंने अल्फा गो के नाम से एक कंप्यूटर को ट्रेन करना शुरू किया, और अल्फा गो को उन्होंने 1.5 लाख गो के मैचेस दिखाए। अभी गो क्या चीज है? गो एक 2,500 से 4,000 साल पुराना एक खेल है, बोर्ड गेम। और उस बोर्ड गेम में 3 चालें चलने के बाद 200 क्वाड्रिलियन। अब ये क्वाड्रिलियन जो है ये क्या लफ्ज़ है, इसको अगर हम समझने की कोशिश करें तो आप समझ लें कि एक क्वाड्रिलियन में जो है वो 15 सिफर आगे आते हैं। अगर हमारी स्क्रीन पे कोई दिखा सके, हमारी हमें मदद कर सके। बहरहाल ये बहुत ही लंबा चौड़ा एक हिसाब किताब है, और उसमें जो है वो 1 बिलियन ट्रिलियन करके, यानी एक के आगे कोई 15 सिफर लगते हैं तो ये बनता है। इतने ऑप्शंस आ जाते हैं 3 चालें चलने के बाद इस खेल में। अच्छा, ये जो है नहीं, ये नहीं, ये तो IQ की। अच्छा, तो वो जो है वो उसमें तो वो क्वाड्रिलियन जो है वो उसमें वो ये क्वाड्रिलियन देखें आप, 100 2 जीरो होते हैं, 1000 में 3 जीरो होते हैं, मिलियन में 6 जीरो होते हैं, बिलियन में 9 जीरो होते हैं,
ट्रिलियन में 12 जीरो होते हैं और क्वाड्रिलियन में 15 जीरो होते हैं। 15 जीरो। 3 चालें चलने के बाद जो गो गेम है उसमें 2 क्वाड्रिलियन आ जाते हैं सामने। 200 नहीं, माजरत, 2 क्वाड्रिलियन सामने आ जाते हैं। इतने इतने ऑप्शंस होते हैं आपके पास उस खेल में कि वो ऐसे अच्छा, उसमें जो मोहरे होते हैं उनको स्टोन्स कहते हैं। वो 2 ही रंगों के होते हैं, वो सफ़ेद और काला। तो उसको खेलते जाते हैं। ये ईस्ट एशिया में बड़ा पॉपुलर है और इसकी दुनिया में एक एसोसिएशन पूरी बनी हुई है। तो वो उस मशीन को उन्होंने यूट्यूब पे इधर उधर उन्होंने 15,000 गेम्स दिखा के उन्होंने इस मशीन को सिखाया कि ये गो गेम कैसे खेलते हैं। अब कंप्यूटर देखता रहा खेल, ये अच्छा, एक यूट्यूब से देखा उसने, दूसरा मैच देखा, तीसरा देखा। मशीन कंप्यूटर देख देख के वो 1.5 लाख खेलों से मशीन लर्न करती गई। मशीन में लर्निंग होती गई, ठीक है। और मशीन लर्निंग होती गई और उसके बाद मशीन लर्निंग ने करना क्या था? मशीन लर्निंग जो है वो जाते 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 मशीन लर्निंग आगे गई और मशीन लर्निंग ने जनाब ये किया कि मशीन लर्निंग ने वहाँ पर एक उनकी मतभेड़ हुई एक शख्सियत के साथ। जो शख्सियत जो हैं वो सियोल में दो एक्चुअली 2 लोग थे, लेकिन बैक टू बैक 2015 का आखिर और 2016। तो हम इसको ले लेते हैं जो ली सिडॉल के साथ हुआ, क्योंकि इसकी ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। ली सिडॉल के साथ उन्होंने अल्फा गो को बिठा दिया। अब एक तरफ कंप्यूटर बैठा है, एक तरफ ली सिडॉल बैठे हैं जो कि मास्टर हैं, ग्रैंड मास्टर हैं दुनिया में गो के, गो गेम के। अब जब मैच शुरू हुआ तो मैच के दौरान अब ये मशीन खेल रही है और इधर बंदा खेल रहा है, मशीन खेल रही है, बंदा खेल रहा है। लेकिन मशीन, वो एक मूव ऐसी आई, एक वक्त ऐसा आया कि मशीन ने एक चाल चली जिसको साइंस की दुनिया में कहते हैं मूव 37, चाल नंबर 37। चाल नंबर 37 चली तो हंगामा मच गया, क्योंकि पूरी दुनिया में लोग टीवी चैनल्स पे और वहां पर मौजूद जो तमाशाई थे वो खेल देख रहे थे। उन्होंने कहा ये तो मशीन खराब हो गई है, क्योंकि ये चाल 37 तो कभी किसी ने खेली नहीं आज तक, और इस मशीन को जितने गेम्स दिखाए गए हैं उसमें ये 37 जो है ये नहीं है, ये इसका वजूद ही नहीं था, ये चाल कभी किसी ने चली नहीं है। मशीन जीत गई चाल से। अब सवाल ये पैदा हुआ कि क्या मशीन ने बगैर देखे खुद ये चाल चलती है? क्या मशीन खुद सोच रही है? अभी तक तो मशीन चीजें देख के सीख रही थी ना, तो क्या मशीन ये मूव 37 क्या चीज है? मूव 37 तारीख का वो नुक्ता है जहां से एक पूरा धारा मुड़ता है मूव 37 से। कि मूव 37 जो है, उस मूव 37 ने दुनिया को एक ऐसी जगह, ये मैं 2016 का 7th स्लाइड अगर हम कोट करें, 7th स्लाइड की कोट करना ज़रूरी है कुछ चीज़ें। मूव 37 7th स्लाइड, हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन चेंज द वर्ल्ड। एक मूव से, ये मूव कभी किसी ने नहीं चली, ये मशीन को दिखाई भी नहीं गई थी मूव, मशीन ने चल गई। और उसी वक्त इसी मैच की खबर है न्यूयॉर्क टाइम्स में, कंप्यूटर्स प्रोग्राम बीट्स ली सीडॉल इन गो टूर्नामेंट, ठीक है। और फिर गार्डियन कह रहा है 5वीं स्लाइड, गूगल एआई इन लैंडमार्क विक्ट्री ओवर गो ग्रैंड मास्टर। फाइनेंशियल टाइम्स लिख रहा है कि गूगल कंप्यूटर टाइम्स इन कॉम्प्लेक्स बोर्ड गेम बैटल। बीबीसी लिख रहा है गूगल अचीव्स एआई, तीसरी स्लाइड, एआई ब्रेक थ्रू बाय बीटिंग गो चैंपियन। और उससे मतलब ये पूरा जो है ना, आप समझें कि इसके बाद ये दुनिया एक नए रुख पे चली गई। अच्छा, अब उसके बाद ये हुआ कि फिर जब इस मशीन ने ये चाल 37 चल दी तो ये सवाल पैदा हुआ कि इस मशीन ने क्या खुद सोचा है, क्योंकि इसको दिखाया तो नहीं गया कभी। उस मशीन को मजीद ट्रेन किया गया, मजीद उस मशीन को और ट्रेनिंग दी गई। अच्छा, ट्रेनिंग कैसे दी गई कि 2 अल्फा गो बैठे हैं, अब वो आपस में खेल रहे हैं। इंसान के तो हाथ से निकल गया ना गेम, अब 2 मशीनें आपस में खेल रही हैं। इस मशीन को और
डेटा देते गए तो ये अल्फा 0 बन गई और अल्फा 0 ने फिर अल्फा गो को भी हरा दिया चंद दिनों के बाद। तो अल्फा 0 पे मशीन चली गई और मशीन जो है वो सीखती गई, मशीन लर्निंग से वो डीप लर्निंग पे चली गई। देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पे हम नीचे उसको देखें ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, तो उसका एक हिस्सा है जो कि मशीन लर्निंग है। मशीन लर्निंग के अंदर फिर उसका एक हिस्सा है जो कि डीप लर्निंग है, जिसमें न्यूरॉन्स हैं, जिसको पिक्चर देखें आप, तस्वीर में देखें तो बिल्कुल आपको लगेगा एक तरफ से डाटा आ रहा है इनपुट की सूरत, फिर वो लेयर्स बनी हुई हैं न्यूरॉन, जैसे इंसान के जहन में न्यूरॉन्स है, अगर हम मीडिया पे दिखा सकें टीवी पे। तो मशीन लर्निंग में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मशीन लर्निंग में ये हो रहा है ना सारा, आप नेटफ्लिक्स देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, मशीन आपको खुद बता देती है, अच्छा जी ऑटोमेशन पे चले जाते हैं। आपको इतना एडिक्ट कर दिया अब तो कि वो ऑटोमेशन पे, यानी मशीनें ऑटोमेशन पे, इतना सोशल मीडिया ने या मशीन्स ने या जो भी आप कहें इतना एडिक्ट कर दिया कि पहले आपको चेंज करना पड़ता था कि एक ड्रामे की किस्त खत्म हो जाएगी तो दूसरी लगाएंगे। अब वो मशीन आपको खुद ही नीचे बताना शुरू कर देती है कि इतने सेकंड के बाद अगली किस्त आ जाएगी, तो आप एडिक्ट हो गए, पूरा पूरा दिन उस पर लगाते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में बताया गया कि इंसान आज के जो दुनिया की अक्सरियत है वो दिन के 6 से 7 घंटे अपने टेलीफोन्स और कंप्यूटर्स पे लगा रही है। वो काम क्या करेगी, किस वक्त करेगी, और जहन उसका कहाँ जाएगा? क्या सोने के 7-8 घंटे, अच्छा उसमें नींद ख़राब हो रही है, डोपामीन रिलीज़ हो रही है, सारे वो इश्यूज खड़े हो रहे हैं। अब जनाब क्या हुआ कि इसमें तो ये डीप लर्निंग का पूरा एक ऐसे करके वो दिखाएं ना, यहाँ पे न्यूरॉन्स का दिखाएं ना काइंडली, एक तरफ से इनपुट है, एक तरफ से आउटपुट है और दरमियान में न्यूरॉन्स हैं, ठीक है ना। वो पूरी पिक्चर है जिसमें इनपुट है, आउटपुट और न्यूरॉन्स, वो डीप लर्निंग है। तो उसमें एक तो इनपुट यानी डेटा डालते हैं और एक तरफ से आउटपुट में जो है वो उसको फिर कई लेयर्स हैं दरमियान में, और दूसरी तरफ से जो है वो लेयर्स के थ्रू वो डाटा जहाँ पर कहीं गड़बड़ लगती है तो वो रिग्रेशन की तरफ जाता है, रेट्रोग्रेड वापस फेंकता है उसको, वो ठीक होता है। फिर उसके वेट्स होते हैं दरमियान में, वो वेट्स ऊपर नीचे होते हैं, ऊपर नीचे जो डॉट्स बने हुए हैं, और ये हर इसमें से एक जो छोटा छोटा ये न्यूरॉन्स के लेयर्स को शो कर रहा है, ठीक है। हिडन लेयर्स हैं। अब ये डीप लर्निंग पे आगे चले गए, इसमें जनरेटिव एआई आ रही है, इसमें और बहुत कुछ आ रहा है। लेकिन ये कि इससे हटके भी बहुत सारे काम हो रहे हैं, जो ये आप क्रेडिट कार्ड फ्रॉड और ये सारी मशीन लर्निंग कर रही है, डीप लर्निंग नहीं कर रही। लेकिन हैविंग सेड इट, सवाल ये सारा कि इसमें अब हुआ क्या है? हुआ ये है कि क्या मशीन जो है वो इतनी ज़्यादा आगे चली गई है कि अब वो मशीन का जो अगला चैट जीपीटी 4 या 5 या 6, क्या इसको यहाँ रोक दिया जाए? वक्फे में तो आप जा रही हैं, क्या मशीनों को यहाँ रोक दिया जाए? क्योंकि मशीनें एक औसतन इंसान के आईक्यू से तो आगे चली गई। भाई आम इंसान का आईक्यू तो 155 नहीं है ना, वो तो आइंस्टाइन का 160 था। तो चैट जीपीटी जो अगला आएगा, तो क्या यहाँ दोबारा एआई को विंटर पे, एआई विंटर जो कहते हैं, एक ज़माने में एआई बिल्कुल रुक गया था काम उसका, कई सालों तक रुका रहा था। ये कंप्यूटर ख़त्म होने वाले हैं कुछ अर्से के बाद। सही, कंप्यूटर ख़त्म होने वाले हैं दुनिया में। ये जो आप कंप्यूटर आप और हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भी ख़त्म होने वाले हैं। आप ज़रा वक्फा लें, उसके बाद बात करें। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, ब्रेक से पहले आप जो डिवोर्स में जो कुछ हुआ उस पर जिक्र कर रहे थे, इसका जो है एक आम आदमी पर क्या असर पड़ने जा रहा है? देखिए, पहली बात तो मैं अपने हवाले से बहुत कम बात करता हूँ, लेकिन यहाँ पे ये बात ज़रूरी है कि आने वाले दिनों में शायद मैं इसके ऊपर मुसलसल बात भी करता रहूँ और प्रोग्राम में मुख्तलिफ मेहमान भी आते रहें, और वो पाकिस्तान से भी और पाकिस्तान से बाहर से भी। और मेरी कोशिश ये होगी कि मैं उसमें, क्योंकि स्टैनफोर्ड, MIT, ऑक्सफोर्ड, इधर उधर बहुत दुनिया में, और अबू धाबी, दुबई में, UAE में बहुत इस पे काम हो रहा है, कतर में भी बहुत हो रहा है, सऊदी अरेबिया में बहुत काम हो रहा है, चाइना में बहुत काम हो रहा है। लेकिन डाटा जो है, डाटा और हिसाब किताब का ये सारा काम, ये मेरे टीचर इंडिया में है। तो मेरी कोशिश होगी कि किसी मरले पे मुझे ये इजाज़त मिले कि मैं उनसे पूछूं कि ये डाटा के ऊपर सारा क्या हो रहा है, और क्लाउड जो है उसमें, और मुझे इसको पढ़ते हुए 10 साल हो गए तकरीबन इस फील्ड के अंदर, जो मैं अपने मीडिया से हट के दूसरा काम कर रहा हूँ। तो उसमें अब इशू ये है, तो आने वाले दिनों में इस पे जो बात होगी। अब देखें, दूसरी जो चीज़ इसमें हो रही है,
आपने कहा कि आम लोगों के ऊपर क्या असर पड़ेगा। आम लोगों के असर मैं कोई बात कहना नहीं चाह रहा, लेकिन IMF ने वहाँ पर जो बात की, और मैं IMF को भी कोट कर रहा हूँ, ये 14वीं स्लाइड। IMF वार्न्स के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू हिट ऑलमोस्ट 40% ऑफ जॉब्स वर्ल्ड वाइड एंड वर्सन ओवरऑल इनइक्वालिटी। दुनिया की 40% जॉब जो हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खा जाएगी। और मैं इसीलिए मैंने कहा कि मैं कोट कर रहा हूँ IMF को, और मैं कोट कर रहा हूँ अखबार। लोग कहते कुछ नहीं होगा, होगा। लोगों को ये स्किल्स सीखने पड़ेंगे, और यूथ को तो सीखना ही पड़ेगा हर सूरत में। अगर आपके पास टेलीफोन है, आपके पास, आप उस पर बैठ के, चाहे तो आप उस पर बैठ के यूट्यूब पे गाने सुनते रहें, चाहे तो आप गालम गलूच करते रहें, चाहे ये तो आने वाले दिनों के लिए अपने आप को तैयार कर लें। पूरी पूरी यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं आपके मोबाइल टेलीफोन पे, पूरी यूनिवर्सिटी मौजूद है आपके लैपटॉप पे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और अगर आप ये दिन, मैंने डोपामिन की बात की ना, रात को सोने से पहले जब आखिरी काम क्या करता है, तो फ़ोन पे होते हैं। सुबह उठते क्या करते हैं, फ़ोन पे जाते हैं। इशू ये है कि इस दौरान डोपामिन रिलीज होती है। डोपामिन आपकी वो एक्साइटिंग, एक उस पर बात करेंगे आने वाले, तो डोपामिन रिलीज होती है, और डोपामिन एक्साइटेड रखती है हर वक्त। और फिर इसीलिए वो डोपामिन फास्टिंग की बात अब दुनिया कर रही है कि आप टेलीफोन को साइड पे करें, एक तरफ रखें, और डोपामिन से अपने आप को दूर करें, ताकि आपकी नॉर्मल लाइफ शुरू हो। क्योंकि आप पहले ही मशीनों में उलझे हुए थे, ऊपर से ये मशीनें आ गई हैं मजीद, जिसके लिए, जिसमें आपको इन्वॉल्व भी होना है, क्योंकि तरक्की भी इसी में है ना आगे। और ये भी एक हद तक आप करें कि आपको जो है बाहर से आउटसोर्सिंग हो रही है। पाकिस्तान में वेबसाइट बना रहा है कोई बच्चा ये करे। आने वाले दिनों में ये काम इसलिए खत्म हो जाएगा क्योंकि LLMs अब मौजूद हैं। LLMs आप आराम से अवेलेबल हैं हर जगह। इंडिया में उन्होंने अपनी लैंग्वेज बना ली है, इंडिया के अंदर अपनी इलाकाई लैंग्वेज का उन्होंने मॉडल तैयार कर लिया है। तो बात ये कि पाकिस्तान अरब दुनिया में हो गया तैयार, तो पाकिस्तान को भी करना पड़ेगा, आने वाले दिनों में जाना पड़ेगा। इस तरह भी रास्ता नहीं है इसके अलावा। दूसरी बात यह है कि जो इसमें मतलब अब वो इशू भी नहीं रहा कि जी आपके पास, आपको बड़े GPU चाहिए तो LLM बनेंगे, लार्ज लैंग्वेज मॉडल बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा। उसके बगैर भी काम हो रहे हैं और बच्चे बना रहे हैं। तो वो जो काम है फ्रीलांस, हमने वेबसाइट बना ली, ये काम इसलिए ख़त्म हो जाएगा क्योंकि ये साइबर सिक्योरिटी, साइबर जो सिक्योरिटी है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। तो लोग जहाँ मौजूद हैं वो अपने आसपास ही चाहेंगे कि वो ऑटोमेशन के ज़रिए चीज़ें, और जिस तरह बन रही है, वेबसाइट बन गई तो वहीं की वहीं बन गई। वो दौर अब चला गया कि दूर काम दिया जाए अपने करीब रहने वालों लोगों को। और गूगल फारिग कर रहा है बहुत से लोग, माइक्रोसॉफ्ट फारिग कर रहा है, ये कंपनीज का मर्जर हो रहा है आने वाले अरसे में। और ये चाइना में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अमेरिका से आगे चलेगी, कॉपी पेस्ट नहीं है, कॉपी पेस्ट नहीं, ये बात पहले भी हो चुकी है। दूसरी जो चीज़ ज़्यादा जो आप देखेंगे दुनिया कहाँ जा रही है सर, दूसरी, एक तो मैंने कहा ना इंसान जहानत सोचता रहता है, मैं ज़हीन बनूँ, मैं ज़हीन बनूँ, मैं ज़हीन बनूँ, मेरी अकल बढ़ जाएगी इसी तरह। दूसरा ये है कि मेरी उम्र ज़्यादा हो जाए। अब जनाब अगर आप चले जाएं, दो जगहों पे जो है बड़ा तेज़ी के साथ काम हो रहा है। एक तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसमें मशीन लर्निंग है ना, मशीन लर्निंग को डीप लर्निंग से अलग रखें। डीप लर्निंग तो एक उसका हिस्सा है छोटा सा, उसमें फिर आप चले जाएँ तो आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस पे ही है, नैरो ही हैं हमें भी, तो जनरल पे ना जाएं तो बेहतर है। ये नैरो में इतना काम हो गया, बहुत से लोग कहते हैं कि जनरल पे चले गए हैं, डिबेट होती रहेगी, उसको हम आगे डिस्कस भी करते हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाह रहा। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मेडिकल में डीप लर्निंग में हम नहीं गए, सिर्फ मशीन लर्निंग में ही। मशीन आपको डॉक्टर्स की जॉब्स, रेडियोलॉजिस्ट, मतलब मिसाल के तौर पे डेटा मैंने डाल दिया मशीन के अंदर, मिसाल के तौर 5 लाख नॉर्मल चेस्ट एक्सरे डाल दिए, 5 लाख डाल दिए जिनको ट्यूमर है, 5 लाख डाल दिए जिनको नमूनिया है, और मशीन से पूछा कि बताएं, तो मशीन तो टक करके बता देगी ना 1 मिनट में कि ये नॉर्मल है या ये क्या। मतलब इसमें कौन सी सोचने वाली बात है, बहुत लंबा चौड़ा सोचने वाली बात तो है, लेकिन ये मशीन ने सीख लिया ना, इसमें कोई उसको कोई न्यूरॉन्स की जरूरत नहीं है, डेटा पड़ा है और टक करके बताया। ये ट्रैफिक, ये आपके जो सेंसर्स हैं, ये ईमेल्स पे स्पैम में किसने जाना है, प्रमोशन में किसने जाना है, इनबॉक्स में किसने जाना है, ये सारा मशीन लर्निंग कर रही है। इसके लिए आपको जरूरत नहीं है, दुनिया मशीन लर्निंग में ही बहुत कुछ है। डीप लर्निंग में आगे फिर जनरेटिव AI और ये सारा काम चल रहा है, तो इस तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। दोबारा बात कह रहा हूँ, 40% नौकरियां चली जाएंगी आने वाले दिनों में, आने वाले अरसे में। IMF का कहना ही है बच्चों को तैयार होना है। टेलीफोन से क्या करना है, गालम गलूच के अलावा टेलीफोन, मैंने कहा पूरी यूनिवर्सिटीज हैं, इस कदर खुशकिस्मत हैं हमारी नौजवान नस्ल के, चाहे तो इस टेलीफोन से वो चाहे तो डिग्रीज ले सकती है, फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं, इससे वो LLMs बनाएं, इससे वो बहुत कुछ कर सकते हैं इससे, ठीक है, बजाय इसके कि वो सारा वक्त जो है वो अपना टाइम ज़ाया करें। एक बात। दूसरी बात ये है कि दूसरी जो चीज़ है आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं, वो ये कि मेरी ज़िंदगी किस तरह बढ़ जाए। सिंथेटिक बायोलॉजी की तरफ दुनिया चली गई है, और वो है लॉन्गिटिविटी। लॉन्गिटिविटी के ऊपर काम हो रहा है, और लॉन्गिटिविटी ये है कि ज़िंदगियाँ बढ़ जाएंगी,
क्योंकि जो खलिया है या सेल है, सेल के अंदर जो है वो उसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो है वो डीएनए है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, उसके ऊपर उसकी खास साख्त है, उसके ऊपर वो जो है वो फिर उसमें जीन्स हैं, वो किस अंदाज में जीन्स हैं, वो मैं उसमें विदाउट गोइंग इन डिटेल मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि वहाँ पर साइंस पहुँच चुकी है, ख़ास तौर पे पिछले 3-4 सालों में तेज़ी के साथ, जब से ये कोविड के बाद वैक्सीन आई हैं, कि वो लॉन्गिटिविटी की तरफ जा रहे हैं। लॉन्गिटिविटी से मुराद ये है कि उन जीन्स को ही क्यों ना तब्दील, देखिए ना अब ये डीएनए के स्ट्रक्चर पहुंच गए ना, 4 हमें पता है अमीनो एसिड्स हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग भी हो रही है, लेकिन ये मैंने आपसे कहा ना कि उसमें चूंकि अंदर पहुंच गए हैं तो क्यों ना उन जीन से जान छुड़ाई जाए, वो इंजीनियरिंग की जाए डीएनए के अंदर, वो इंजीनियरिंग की जाए। वैसे तो न्यूक्लियस में होता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है साथ थोड़ा सा डीएनए, जिसको एमडीएनए कहते हैं। एनीवे, अब हो ये रहा है कि वो अगर हम सिंथेटिक बायोलॉजी वाला वो दिखाएं, ये वाली अगर हम दिखाएं यहाँ पे, तो उसमें जीनोम एडिटिंग भी हो रही है, उसमें सिंथेटिक क्रोमोसोम, सिंथेटिक क्रोमोसोम्स हैं ये, ठीक है, डीएनए असेंबली हो रही है, डीएनए प्रिंटिंग भी हो रही है 3D, फिर डेटा एनालिसिस हो रहा है, मशीन एक तरफ वो लगी हुई है। यानी मकसद इसका ये है कि इंसान अपनी जिंदगियां बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स इस वक्त मुख्तलिफ दुनिया में जो जाइंट्स हैं, वो जहां एक तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रहे हैं, वहां दूसरी तरफ वो सिंथेटिक बायोलॉजी पे काम कर रहे हैं, और उस पर इतना पैसा लग रहा है कि आपके तसव्वुर से, और उसमें चूंकि ये ऐसे ही नहीं हवा में नहीं लग रहा, चूंकि उन्होंने डीएनए को मैन्यूवर करने में कामयाब हो गए हैं, इंजीनियर करने में कामयाबी हो गई है, वैक्सीनेशंस के नतीजे में ये जो है ना आरएनए वैक्सीन और डीएनए, ये सारा वही खेल चल रहा था ना, तो तभी तो टक करके आ गया, ये वैक्सीन आ गई, वरना तो कई साल लगते थे वैक्सीन बनाने में। तो वो जो है वो अब इशू ये है सारा कि इसमें ये सारा का सारा काम हो रहा है, और इसमें अब सवाल ये नहीं है कि ये अच्छा है या बुरा है। ये मैं आपको बताऊं, ये जो 22वीं स्लाइड है ना, लॉन्गिटिविटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फर्म एम्स टू इम्पैक्ट 1 बिलियन पीपल इन 5 years। देखिए इशू ये है सारा कि ये चूंकि रिसर्च हो रही है, इसको आप अच्छा कहें बुरा कहें, इसको गालियां दें, इसको कोसें, मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूं कि ये काम हो रहा है, ठीक है। उसके बाद न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्या लिखा था, और आज की बात नहीं है, ये 24वीं स्लाइड, साइंटिस्ट डिस्कवर्स द की टू अ लॉन्गर लाइफ इन मेल डीएनए। ये काफी सालों से हो रहा है, अब तेज हो गया है। और फिर वॉशिंगटन पोस्ट ने अभी 15 जनवरी को, अभी पिछले हफ्ते, वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा था न्यू एआई प्रिडिक्ट्स व्हेन वी विल डाई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिडिक्ट करेगी कि व्हेन वी विल डाई, इट सेज इवन मोर अबाउट हाउ वी लिव। अच्छा, अब इसको ये मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, एक एक सांस अल्लाह की तरफ से लिखा गया है, और ना ये मशीनें कुछ कर सकती हैं, ना ये मशीनें कुछ बता सकती हैं। पता चला मशीनों पे काम हो रहा है और एक सांस अंदर गया और ये वो अपनी जगह। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ, ये सिंथेटिक बायोलॉजी वगैरह को रखे ना साइड पे, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो मशीन लर्निंग, और मशीन लर्निंग के अंदर बहुत कुछ, डीप लर्निंग उसका सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है, वो बहुत कुछ उसमें, ठीक है। और फिर उसके साथ ही साइबर, फिर वेब 3 आ रहा है। यानी वेब 1 तो ये था ना कि ऐसे इंटरनेट खोला और वो टर करके लगा, वो कनेक्शन हो रहा है जनाब। अभी हमारी जिंदगी में तो है, ये 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं है, ये 5th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। वो वेब 1 तो ये था ना कि ऐसे खोली और वो जनाब पढ़ रहे हैं लोग अखबार या इंटरनेट से पढ़ रहे हैं बैठे हुए। फिर वेब 2 आ गया। वेब 2 ये था कि जो यूट्यूब है या जो ट्विटर है, कि लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं, कमेंट्स डाल रहे हैं, उसके साथ इंटरेक्शन हो रहा है, यानी आपका कंप्यूटर के साथ इंटरेक्शन हो रहा है। अब वेब 3 आ रहा है। वेब 3 ये है कि ब्लॉकचेन से रिलेटेड है, लेकिन उसमें सिर्फ क्रिप्टो करेंसी नहीं है, वो सिर्फ ये नहीं है कि उसमें बिटकॉइन ही है, उसमें इथेरियम और बाकी चीज़ें जो हैं वो आपको लेके जा रही हैं वेब 3 की तरफ, जिसमें आपकी अपनी अलग से डिसेंट्रलाइज्ड एक वेब्स होंगी। फिर फिनटेक है जिसमें बैंक्स बाईपास होंगे, प्राइवेट पर्सन टू पर्सन डिसेंट्रलाइज्ड ट्रांजैक्शंस ऑलरेडी दुनिया में शुरू हो चुकी हैं, उनको लीगलाइज कर दिया गया है। उसमें वो किस तरह काम कर रहे हैं बैंक्स दुनिया में, ये वो सारी चीज़ें जो हमारे बच्चों को पढ़नी है, हमें पढ़नी, बच्चों को क्या, मुझ जैसे मेरी उम्र में अगर ये पिछले 8-10 सालों में मैं इस काबिल हो गया हूँ कि किसी
इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जाके वहाँ बात कर लेता हूँ। तो बात ये सारी कि ये तो फिर हमारे बच्चे तो बहुत तेज़ हैं ना, तो उनको तो फ़ौरन ही इन्होंने सीखना है और उन्होंने इसको इस पे अमल दरामद करना है। जी ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर। आने वाले दिनों में जो कि बात होती रहेगी इस पे मुसलसल। ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजी नहीं है, इसको डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है। इन्होंने डिस्टर्ब कर दिया सारा कुछ, लेकिन इमर्ज भी हो रही है साथ साथ, तो इन पर बात होती रहेगी। लेकिन ये है कि बस इस तरह भी ध्यान रखें, सारा वक्त जो है वो फजूलियात और मखौलियात पे ज़ाया ना करें। कुछ लोग इसको भी फजूलियात कहेंगे, ये भी एक बहस है अपनी जगह। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, के साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद जी डॉक्टर साहब। अपना दोस्तों रिश्तेदारों पर धन्यवाद के लूँगा, सब ख्याल रखिएगा।